ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और कहाँ पर हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं। ये होते हैं सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, सिंगल वाइंडिंग मतलब इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, और वही सिंगल वाइंडिंग जो होती है वही आपकी प्राइमरी और वही सेकेंडरी की तरह बिहेव करती है। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। चलिए गुड। तो जैसे हमारे पास एक सिंगल वाइंडिंग है, यहाँ पर हमने जो वोल्टेज लगा रखी है ये वोल्टेज हो गई हमारी V1। ठीक है, तो यहाँ से सपोज कीजिए आपका करंट है I1 और यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस पॉइंट को हम A बोल सकते हैं यहाँ पर, या चलिए अभी रहने देते हैं। इस पूरी वाइंडिंग के अगर हम टर्न्स की बात करें तो इस पूरे टर्न्स इसमें मान लेते हैं हम कि N1 टर्न्स है। ठीक है, प्राइमरी जो है हमारा N1 और V1 है और इसमें करंट कितना जा रहा है I1। हम क्या करते हैं कि हम इसी से ही सेकेंडरी ले लेते हैं। किस तरह से? जैसे एक टर्मिनल सेकेंडरी का हमने यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ से कहीं से हमने ले लिया। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो मिल रही है हमें V2 मिल रही है। अब इसको इस तरह से समझो कि अगर मान लो एक कॉइल है जिसके अक्रॉस आपने AC लगाया। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें इसके हर टर्न के अक्रॉस वोल्टेज होगी ना। ठीक है, अगर आप एक टर्मिनल यहाँ से उठा ले और एक यहाँ से उठा ले तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो वोल्टेज की यहाँ पे भी मिलेगी। पूरी वोल्टेज अगर ये V है तो इसका कुछ पार्ट जो होगा वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये वाइंडिंग है, आपने दो जगह से इसको टैप कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा, आपको वोल्टेज तो यहाँ पर भी मिल ही जाएगी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये पार्ट जो हो गया ये सेकेंडरी वाइंडिंग का पार्ट हो गया। ठीक, और इसमें से जो करंट निकल रहा है यहाँ पर हमने डॉट मान लिया, तो यहाँ से जो करंट है ये मान लीजिए आप I2 करंट जो बाहर निकल रहा है। तो आप KCL लगा करके यहाँ पर बता सकते हो कि इसमें कितना करंट होगा। तो इसका करंट अगर हम निकाले तो कितना निकल के आता है बच्चों, I2 माइनस I1। ठीक है ना, I2 माइनस I1 निकल के आता है। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, और इसकी रिएक्टेंस भी हम मान सकते हैं, इस पूरे की X1 मान सकते हैं, इसकी X2 मान सकते हैं एंड सो ऑन। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं कुछ N2। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो होगा एक ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, सिंगल वाइंडिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये यूजफुल कब है, या फिर हम जनरली इसका फायदा है अगर हमारा जो टर्न रेशियो है वो लेस देन 2 है। ठीक है, उस केस में इसका फायदा होता है, इस ट्रांसफार्मर को यूज करने का फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, इसकी जो एक्स की वैल्यू होती है वो लो होती है, लेस होती है इन कंपैरिजन टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अगर आपको सेम V1 V2 चाहिए, मतलब V1 को वोल्टेज को आप V2 में कन्वर्ट करना चाहते हो सेम, तो होगा क्या, आपको यहाँ पे ज्यादा रिएक्टेंस मिलेगी, लीकेज रिएक्टेंस। अगर आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लेते हैं, यहाँ पे सिंगल ही वाइंडिंग है। सिंगल वाइंडिंग है तो लीकेज ऑब्वियसली कम होगा। अगर यहाँ पे एक और वाइंडिंग इसके ऊपर लपेटेंगे तो उससे इससे जो फ्लक्स लिंक्ड है हो सकता है उसमें से कुछ जो है वो दूसरी वाइंडिंग से लिंक ना हो। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि सिंगल वाइंडिंग है और करंट पार्टली डिवाइड हो गया है तो I2R लॉसेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस भी हमारे क्या होते हैं, लेस। तो लॉसेस भी घट जाते हैं, रिएक्टेंस भी बढ़ जाते हैं, दोनों चीजें घट जाती हैं। और एफिशिएंसी क्या होगा ऐसा करने से, एफिशिएंसी आपकी सिस्टम की क्या हो जाएगी, या ट्रांसफार्मर की जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल कब है ये चीज, जब आपका टर्न रेशियो लेस देन 2 है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे एक्साइटेशन करंट भी आपको कम देना पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी कम होती है। एक्साइटेशन करंट क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग फ्लक्स क्रिएट करने में आपका निकल जाता है। ठीक, एंड ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी इसकी बेटर होगी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, ये कुछ आप ध्यान रख सकते हैं थियरी में लिखने के लिए, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जाता है।
अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे क्रॉस कर दिया मैंने, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पास दो वाइंडिंग्स है, एक यहाँ पर हमने लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसकी वोल्टेज या करंट किसी भी तरह से एक वाइंडिंग का दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, इसका फ्लक्स के थ्रू क्या है, ये कनेक्टेड है वाइंडिंग्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट या मैग्नेटिकली कपल्ड वाइंडिंग्स। ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है। तो जहां पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर हम इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए मुझे। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशंस की इसकी बात करते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे और इसके एडवांटेजेस की भी बातें करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की हम इसमें बात करते हैं, तो एप्लीकेशन कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, इसको सोच के बताइए, कुछ ध्यान आ रही है कि कोई? हम्म, चलो। एक एप्लीकेशन इसकी होती है स्टार्टर्स में, हम इसको यूज करते हैं। तो ये हम जब इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स देखेंगे ना, तब हम वहां पर देखेंगे कि इंडक्शन मोटर के स्टार्टर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर लेते हैं या कैसे, क्यों फायदा है इसका। देखो, जो हमने यहाँ पे V2 वोल्टेज ड्रॉ करी थी, वाइंडिंग जो थी यहाँ पे, पूरी ये वाइंडिंग है ना V2, सपोज करो इस ये जो पॉइंटर है ना, जैसे जैसे आपका रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट देखा ना हमने, ये एक सिलेंड्रिकल पे ये लिपटा हुआ होता है, एक एंड हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और एक एंड हमारा ये पॉइंटर की तरह इस पे मूव कर सकता है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं ना। ऐसे ही ये जो टैप है, अगर आप इसको ऊपर नीचे वेरी कर सकते हो, तो ये V2 वोल्टेज जो है ये वेरिएबल आप बना सकते हो। मतलब मान लीजिए इनपुट 100 वोल्ट है और आउटपुट आपको चाहिए 50 वोल्ट, तो आप बीच में कनेक्ट कर सकते हो। मान लो 75 चाहिए, अब आप बढ़ाना चाहते हो, तो इसको 75% टर्न्स पे टैप कर दो। तो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल वोल्टेज बेसिकली ये सप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे सकता है, वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट ये हमें दे सकता है, ठीक है, कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। तो हम इसको स्टार्टर्स में यूज कर सकते हैं, एचवी सिस्टम्स में हम इसको इंटरकनेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। पावर सिस्टम में आप देखोगे कि हमें कभी कभी क्या होता है, दो सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है। तो अगर टर्न रेशियो या वोल्टेज रेशियो लेस देन 2 है, तो वहां पर हम एचवी सिस्टम में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने से क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम की, एंड सो ऑन। और जहां भी हमें वेरिएबल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी आपको इनपुट में आपको लगता है कि वोल्टेज चेंज करनी पड़ सकती है, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे जब आप फाइनल ईयर में ईडी पढ़ोगे इस सब्जेक्ट, या और भी बहुत सारी लोकेशंस या जगह पर आप देखोगे कि हमें साइनोसॉइडल वोल्टेज चाहिए, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमें चेंज करना है, वेरी करना है, तो वो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम इसको ना कंपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी चीजें हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हम किसको बोल रहे हैं, दो तरह के ट्रांसफार्मर होगा ना हमारे पास, एक तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गए जिसमें प्राइमरी अलग और सेकेंडरी अलग है, और एक हमारे पास क्या हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, सिंगल वाइंडिंग है। हमने बोला कि उसमें लॉसेस कम होंगे, हमने बोला इसमें ये एडवांटेज होगा, फला एडवांटेज होगा, तो वो हमें अब थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना है मैथमेटिकली, कैसे होगा, ठीक है। क्या क्या एडवांटेज, कैसे एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, लेकिन उसके लिए हमें इसको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो बता पाएंगे ना कौन सा ज्यादा कौन सा कम है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ये ए हो गया हमारा, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया। ये करंट है हमारा I1 एंड दैट विल बी ऑल। ठीक है। अब अगर हम इसको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर माने तो कैसे हम इसको माने, देखो जरा। यहां पर ये इतनी जो वाइंडिंग होगी ना, ये क्या हो गई, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। एक वाइंडिंग ये हो गई, ठीक है, और एक वाइंडिंग बची हुई ये हो गई ना हमारी। क्यों बच्चों? दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं ना वाइंडिंग को। ये नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो तो सेकेंडरी का हो गया, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, ये प्राइमरी का पार्ट हो गया। ठीक। अब अगर हम इसको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह सॉल्व करना चाहते हैं, वाइंडिंग, तो इसका टर्न रेशियो कितना आएगा? तो टर्न रेशियो इसका हो जाएगा एक वाइंडिंग की वोल्टेज डिवाइडेड बाय दूसरी की वोल्टेज, या एक के टर्न्स डिवाइडेड बाय दूसरे के टर्न्स। ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसकी कितनी वोल्टेज या टर्न्स है वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसके कितने वोल्टेज और टर्न है ये हमें बताना पड़ेगा। तो टोटल टर्न्स है N1, और इतने नीचे वाली वाइंडिंग के टर्न्स है N2। तो नीचे वाले वाइंडिंग के टर्न कितने N2, और वोल्टेज कितनी दे रहा है ये आपको, V2। ऊपर वाली वाइंडिंग में कितने टर्न्स बचे, N1 माइनस N2, और वोल्टेज कितनी बची, टोटल वोल्टेज V है, इसमें से V2 आपको मिल गई है, तो V1 माइनस V2 ये वोल्टेज। टर्न रेशियो होता है कि एक वाइंडिंग की वोल्टेज डिवाइडेड बाय दूसरी वाइंडिंग की वोल्टेज, या फिर टर्न रेशियो N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये केस हो गया। हालांकि हम इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी ले सकते थे, या कुछ और अरेंजमेंट भी कर सकते थे, तो मतलब टर्न रेशियो चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी इसके साथ, कंडीशन दैट N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है ना, उस केस में ऐसे। तो N2 इज ग्रेटर देन N1 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे N2 लिखो, यहाँ पे N1 लिखो, यहाँ पे N1 लिखो, हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम चीज करनी है, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो निकालते हैं। ठीक, फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो। तो इसके लिए ये टर्न रेशियो लेकिन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप इसको दो अलग अलग वाइंडिंग मान लो तो ये टर्न रेशियो आपको मिल रहा है ना, टू वाइंडिंग का। लेकिन एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, V1 वोल्टेज ये आप अप्लाई कर रहे हो, ये V2 दे रहा है। ठीक है, तो टर्न रेशियो एक्चुअल में तो ये है ना, और N1 अपॉन में N2, ऐसे नहीं लिख सकते कि टर्न रेशियो। तो ये हमारा टर्न रेशियो हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्न रेशियो को कंपेयर करना है। सबसे पहली चीज कि हमें क्या करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो और टू वाइंडिंग का टर्न रेशियो को कंपेयर करना है। या तो इसे ए डैश बोल लो, या फिर इसको ATW, और यहाँ पे ए ऑटो भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इसको। चलो, तो हम कंपेयर करते हैं इसको। देखो जरा, ए इज इक्वल्स टू, क्लियर नजर आ रहा है ना ये रेड पेन? ऐसा तो नहीं है कि ठीक से विजिबल नहीं है? नहीं ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसी N2 N1 की टर्म्स में लिख सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। -1 ये हो जाएगा। आप देखो जरा, V1 अपॉन में V2 क्या है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर है का रेशियो है, टर्न रेशियो है। तो इससे क्या हम ये नहीं बोल सकते क्या, ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो A डैश, तो A इज इक्वल टू A डैश -1। दिस इंप्लाइज A डैश इक्वल्स टू A प्लस 1। मतलब जो इसका टर्न रेशियो है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है, वो आपको एडिशनल बाय 1 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपको वोल्टेज रेशियो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, टर्न रेशियो में रिलेशन A ऑटो इज इक्वल्स टू A टू वाइंडिंग प्लस 1।
ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर जो ATW है ये नॉर्मल 2 वाइंडिंग वाला वही है ना टर्न रेशियो? नॉर्मल 2 वाइंडिंग वाला नहीं, मतलब हाँ नॉर्मल 2 वाइंडिंग वाला ही। देखो ये जो है ना वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के कुछ अपने टर्न्स है। अगर आप 2 वाइंडिंग मान करके चल रहे हो तो आप क्या करोगे, इतने ही टर्न्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, हाँ सर। ठीक है ना। तो इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करके एक को प्राइमरी ले लें और एक को सेकेंडरी ले लें, मतलब अगर हमें आउटपुट की रिक्वायरमेंट V2 है तो इतने टर्न्स हमें V2 पे लेने पड़ेंगे ना सेकेंडरी साइड में, हाँ सर इतने प्राइमरी लिए तो क्या समझ होगा, गया। और वैसे क्या होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह यूज करोगे तो क्या होगा। तो ये तो इसका ठीक टर्न है। रेशियो का कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे केवीए कंपेयर करना है या वीए कंपैरिजन करना है हमें, ठीक है, वीए कंपैरिजन। देखो ऐसा नहीं है कि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा तो है ना, मानते हो ना ये बात। तो इसमें आप बहुत सारे टर्न्स ले लो, इसमें कम ले लो, तो आपको क्या हो जाएगा, टर्न रेशियो बहुत ज्यादा, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लो, ठीक है। ये कब है, ये रिलेशन कब अवेलेबल है आपको, ये रिलेशन तब अवेलेबल है कि जितने टर्न्स आपने वहां यूज करे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, उतने ही टर्न से आपको क्या करना है, 2 वाइंडिंग बनाना है, तब ये वैलिड है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। और उसी केस में हम यहाँ पे वीए कंपैरिजन करेंगे, वीए मतलब यहाँ पर हम एपरेंट पावर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, सेम सेम नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। क्लियर है ये चीज, ओके। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीए की जगह आप एसबी लिख सकते हो 2 वाइंडिंग के लिए, ठीक है। मैं वीए ही लिख देता हूँ, वीए 2 वाइंडिंग का क्या हो जाएगा बताओ, कितना कितना वीए दे रहा है ये, इसको ऊपर से देखो और बताओ। वीए क्या होता है, वीए होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, वोल्ट एम्पियर्स ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 2 वाइंडिंग के लिए निकाल रहे हो तो ये आपकी एक वाइंडिंग है ना, ए बी वाइंडिंग जो है वो सिंगल वाइंडिंग है और बीसी वाइंडिंग जो है वो दूसरी वाइंडिंग है। तो ए बी वाइंडिंग में कितनी पावर आपको मिल रही है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इससे जो करंट जा रहा है, कितना हो जाएगा, I1 into V1 minus V2। करेक्ट, गुड। और अगर सेकेंडरी के लिए मैं यहाँ पे निकालूं, यानी कि ये जो दूसरी वाइंडिंग है इसके लिए अगर मैं निकालूं तो कितनी वोल्टेज है V2 और करंट कितना है I2 माइनस I1। और अगर कोई भी लॉसेस नहीं है, अगर हम 100% एफिशिएंसी मान ले, ठीक है, या नेग्लिजिबल लॉसेस मान ले, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जितनी पावर इसकी, जितनी पावर 2 वाइंडिंग जब आप मानोगे तो जितनी पावर इस वाइंडिंग ए बी को मिलेगी उतनी ही पावर तो बीसी के पास अवेलेबल होगी ना आउटपुट में, या उससे ज्यादा कम मिल सकती है नहीं, ठीक है। तो लॉसेज अगर नेग्लिजिबल हैं तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम VA का जो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वो क्या होगा हमारा, V1 माइनस V2 टाइम्स I1, क्लियर। और सेम ही चीज किसके इक्वल होगी, V2 और करंट कितना ले सकते हैं हम यहाँ पे, I2 माइनस I1, ये हमने लिखा। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक। ये हो गया VA ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर हम VA को लिखें ऑटो ट्रांसफार्मर का, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑटो लिख देते हैं, ठीक। तो ये कितनी वोल्टेज दे रहा था, इनपुट पे कितनी वोल्टेज अवेलेबल है आपके पास, V1, ठीक है। और कितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है सर इनपुट से, देखो यहाँ पे इतने पार्ट में करंट अलग है, इतने में अलग है, लेकिन जितनी भी वोल्टेज V1 आपने सप्लाई को दे रखी है और उसकी वजह से ये सप्लाई में से कितना करंट ड्रॉ करवा रहा है, ठीक है। पावर कितनी ड्रॉ करेगा सप्लाई से, V1 इंटू में I1, उतनी तो ड्रॉ करेगा ना। तो मैं V1 इंटू I1 लिखूंगा ना, यहाँ पे जितना भी करंट हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो V1 इंटू I1 इतनी पावर सप्लाई से ड्रॉ हो रही है, और कितनी सप्लाई, कितनी अगर वही 100 नेग्लिजिबल लॉसेस मान लें और कितनी पावर डिलीवर हो रही है, I2 करंट मिल रहा है V2 वोल्टेज पर, तो कितनी पावर मिल रही है V2 I2। तो ये दोनों जो है ये जो होगा ये हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर की पावर। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं किसी तरह से, ठीक है। अब किसी तरह से कंपेयर करने का देखो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम इसको, ठीक है।
टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में से अगर मैं V1 यहाँ से कॉमन ले लूं, चलो एक बार लिखते हैं VA टू वाइंडिंग, इसमें से अगर मैं V1 कॉमन ले लूं तो ये क्या बच जाएगा 1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू I1। ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि V1 इंटू I1 क्या हो जाए, VA ऑटो हो जाए, और ये हम जानते हैं V1 अपॉन में V2 क्या होता है। ठीक है, ये हमने इतना पोर्शन उठा लिया। सर VA ऑटो क्या हुआ, ये समझ नहीं आ रहा। देखो VA ऑटो ये है कि कितनी पावर ये ड्रॉ कर रहा है या सप्लाई कर रहा है। ठीक, अब ये कितनी ड्रॉ कर रहा है आप खुद सोच के देखो। मान लो आपने कोई डिवाइस कनेक्ट किया है और इसको आपने वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी लिख रहे हो, और उससे ये करंट कर रहा है 2 एम्पियर करंट, ये ड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे कैसे जा रहा है, इसमें निकल रहा है, ये एक और बॉक्स से कनेक्टेड है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आपकी सप्लाई कितनी पावर दे रही है, जितनी वोल्टेज पे आप जितना करंट ये डिवाइस जो है ड्रॉ कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा। अब समझ में आ रहा है, अगर ये V1 है और ये I1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही जो होगा उतनी पावर ड्रॉ हो रही है Yes, sir. ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा। अब फाइनली ये क्या कर रहा है, V2 वोल्टेज पे, भाई ये सारी की सारी जो पावर ले रहा है, ये सारी की सारी पावर में से कुछ भी लॉस किए बिना ये एक पर्टिकुलर चीज को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, V2 वोल्टेज पे और I2 करंट ये फ्लो कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी पावर जो है ये दे रहा है, V2 I2 पावर दे रहा है। अगर लॉसेस नहीं है तो जितनी इनपुट थी उतनी तो आउटपुट होगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि VA ऑटो जो है वो V1 I1 और या V2 I2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सप्लाइड पावर है, ये टेकन पावर है, ये भी इक्वल हो जाएगी अगर एफिशिएंसी 100% मान लो। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये तो हमने टू वाइंडिंग अगर सेम टर्न से बना लें तो कितनी पावर होगी और ऑटो कितनी दे रहा है वो हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब हम वापस से क्या करना चाह रहे हैं, वापस से हम इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना था ना। तो उसके लिए हमने क्या करा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की कोई एक या तो ये ले लो या तो ये ले लो, एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की पावर ले ली V1 माइनस V2 इंटू I1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको, इस पावर को कुछ इस तरह से लिखना है कि ये ऑटो के VA के टर्म्स में आ जाए, ताकि हम कंपेयर कर पाए। कंपेयर तो जब कर पाओगे ना, एक इक्वेशन में दोनों चीजें हो, मतलब VA TW एंड VA ऑटो, ये दोनों जब सेम इक्वेशन में होंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाओगे, कौन ज्यादा है कौन कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सब चीजें बता सकते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए हमने Yes, क्या sir. करा, यहां से V1 कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर V1 कॉमन लिया, V1 आ गया इधर और I1 तो पहले से था ही। ठीक, और V1 I1 हमें पता है वो क्या होता है, वो तो VA ऑटो होता है। तो अगर हम पावर का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हो कि ये तो क्या हो गया, ये तो VA ऑटो हो गया। और आपको याद हो तो V1 अपॉन में V2 क्या था, A ऑटो था। Yes, sir. ठीक है, या A डैश लिखा था हमने, A ऑटो लिखूं, A ऑटो ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये उल्टा है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो 1 माइनस 1 अपॉन में A ऑटो हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा A ऑटो माइनस 1, या फिर ऐसे ही लिख लो इसको। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया इन दोनों में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि VA ऑटो इज इक्वल्स टू VA टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस A ऑटो। ठीक है, अब आप इसको देखो जरा, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशियो है ये ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि हमने HV अपॉन में LV का रेशियो लिया है। ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो मतलब जो भी है ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 होगी और ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी।
जब ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा ओवरऑल, इसमें से इस पूरी क्वांटिटी की जगह पे आपको एक डेसिमल नंबर मिलेगा, डेसिमल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस कोई भी ये टर्म है इसको डेसिमल नंबर से डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको जो ऑटो ट्रांसफार्मर का VA मिल रहा है वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के VA से ज्यादा मिल रहा है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा पावर ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब सेम वायर यूज करके आप क्या कर सकते हो, ज्यादा आप ज्यादा पास कर सकते हो, इससे पावर पास कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इज ग्रेटर देन VA TW। और ये कितना ज्यादा होगा ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये ऑब्वियस है कि इतना होना चाहिए, इतना ही टाइम्स होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं होता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखो कि अगर ये वैल्यू 10 है तो ये 0.1 है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0.9 हो जाएगी, तो ये डिवाइडेड बाय 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 10/9 यानी 1.1 के आसपास हो जाएगा। 1.1 VA TW के बराबर हो जाएगी VA ऑटो। ठीक है, अगर आपका टर्न रेशियो ये जो है ये 10 है तो ये हो जाएगा ना 1.1 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 10% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसी चीज को सोचो, अगर मैंने VA, अगर मैंने A ऑटो 2 ले लिया तो क्या होगा, तो आपका जो VA ऑटो है वो कितना हो जाएगा, VA 2 वाइंडिंग डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। ठीक है, तो VA TW ये कितना हो गया, 0.5 हो गया। ठीक, अब 0.5 हो गया तो मतलब 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, यस सर। तो ये है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि टर्न रेशियो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 हो। ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो हो वो, अगर वो लेस देन 2 है तो ज्यादा सही है हमारे लिए। तो ये जितना कम होगा, सपोज करो अ, जितना ये कम होता चला जाएगा पार्ट, उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका VA ट्रांसफर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ सर हाँ बोलो। अगर वो ग्रेटर देन 2 होगा हम्म, तो अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इनका VA का कंपैरिजन। और हम क्या कर सकते हैं, हम VA ऑटो को बढ़ा सकते हैं बहुत ज्यादा भी, VA 2 वाइंडिंग, मतलब सेम वाइंडिंग रखते हुए, सेम टर्न रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टर्न रेशियो, किस तरह से आप ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हो। ठीक, नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो कि अगर इसमें कितना, सेकेंडरी की वाइंडिंग में कितना करंट जा रहा है, I2 - I1, और इसमें कितना करंट जा रहा है, I1। ठीक है, तो आप इसको सोच करके देखो जरा खुद से, अगर आपने एक ट्रांसफार्मर लिया, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, V1 आपने अप्लाई किया, करंट कितना जाएगा, I1, और सेकेंडरी वाइंडिंग से I2 करंट निकलेगा और V1। ठीक है, जबकि ऑटो में क्या हो रहा है, यहाँ पे V1 करंट जा रहा है और बची हुई वाइंडिंग में कितना करंट जा रहा है, I2 - I1। मतलब इस पार्ट में, वाइंडिंग के इस पार्ट में आप देख सकते हो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कम करंट जा रहा है। अगर इसमें कम करंट जा रहा है तो I2R लॉसेस भी कम नहीं होंगे क्या। ठीक है, यहाँ यस पे क्या सर। होगा, I2R लॉसेस भी यहाँ पे कम होंगे। ऊपर से करंट अगर कम है तो हम वाइंडिंग भी उसी तरह से फिर डिजाइन करेंगे। ठीक, अम, अगर कुछ डाउट है इसमें तो बताओ। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमारी कॉपर रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ठीक है, कॉपर रिक्वायरमेंट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉपर
रिक्वायरमेंट कंपैरिजन, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉपर रिक्वायरमेंट किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो सर मेरे को कॉपर रिक्वायरमेंट मतलब वाइंडिंग। हाँ 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 वाइंडिंग, जैसे आप ये वाइंडिंग बना रहे हो ना, इसमें आपको कुछ कॉपर चाहिए ना, मतलब कॉपर का एरिया कुछ होना चाहिए ना, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? आई स्क्वायर आर लॉसेस, देखो आप घटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एरिया बढ़ाओगे। ठीक है, यस सर। तो वो किस बात पे डिपेंड करेगी? कुछ आइडिया है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि जितना इसमें ये जो है ना, ये डायमीटर बढ़ा सकते हैं सर वायर का। हम्म सर अगर हम वायर का डायमीटर बना दें तो कॉपर लॉस कम हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कितना भी लगा दोगे। अब आप बहुत कम करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इसको, इसकी विड्थ कर दो, लेकिन उसका कोई मीनिंग थोड़ी है कि इतना कॉस्टली हो जाएगी, कोई खरीदे ना इसको। ठीक है, एक्चुअल में जो होती है ये हमारी कॉपर रिक्वायरमेंट जो होती है ना, अगर अगर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी हम मान ले, ठीक है, कांस्टेंट करंट डेंसिटी मान ले, तो ये जो होगा ना, ये सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये आपकी एमएमएफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉपर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो आपका एमएमएफ पे डिपेंड करती है। तो अगर हम रेशियो ले रहे हैं इसका कंपेयर करने के लिए, ऑब्वियसली जी ऑटो का मतलब क्या है? हम एमएमएफ निकाल रहे हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हो आप कि कॉपर रिक्वायरमेंट के लिए हमें रेशियो कंपेयर करना पड़ेगा ना, कंपैरिजन करना पड़ेगा ना दोनों ट्रांसफार्मर का, तो वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मटेरियल के लिए है कि कितना वेट हमें लेना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए आप देखो कि कितना एमएमएफ है टोटल। ऊपर वाली वाइंडिंग में I1 करंट है और टर्न रेशियो कितने हैं? टर्न कितने हैं? N1 माइनस N2। और नीचे वाली वाइंडिंग में करंट कितना है? I2 माइनस I1 और टर्न्स कितने हैं? N2। तो टोटल एमएमएफ कितनी हो जाएगी? I1 N1 माइनस N2 प्लस I2 माइनस I1 N2, ये हमारी एमएमएफ हो जाएगी। ऐसे ही अगर टू वाइंडिंग के लिए निकालें तो फिर तो हम उसको सेपरेट करके निकालेंगे। सेपरेट का मतलब क्या है? N1 में I1 करंट जाएगा और N2 टर्न्स में I2 करंट जाएगा। ठीक है, ये इसका रेशियो हो गया। तो यहाँ पे मटेरियल भी सेव कर सकते हैं। देखो जरा, आप खुद ही देख सकते हो कि ये जो चीज है ना, ये ज्यादा है ऊपर वाले से। ऊपर वाले में I1 के साथ ये कम है, N1 में से N2 घटाना पड़ रहा है, यहाँ पे N1 है। और यहाँ पे N2 के साथ यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 में से कुछ घटाना पड़ रहा है। तो दोनों ही टर्म जो है नीचे वाली दोनों टर्म से छोटी हैं, तो जी ऑटो जो है वो लेस है, मतलब न्यूमरेटर लेस है टू वाइंडिंग के कंपैरिजन में। तो वेट ऑफ कॉपर दैट वी हैव टू यूज इज नाउ रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑटो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसको हम एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, I1 N1 प्लस I2 N2। मैंने क्या करा, ये वाली और ये वाली टर्म्स निकाल करके ना इकट्ठी लिख दी पहले, और फिर माइनस के साथ हम क्या लिख सकते हैं? I1 N2 प्लस I1 N2, I1 N2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? N1 I1 प्लस N2 I2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय ये दोनों सेम है टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 N2 I1 डिवाइडेड बाय N1 I1 प्लस N2 I2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ देखना पड़ेगा। N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 होगा क्या? यस, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें, इसमें N1 टर्न्स है और I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें N2 टर्न्स है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ना कि N1 अपॉन में N2 किसके बराबर होता है? I2 अपॉन में I1 के बराबर होता है ना। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये जो है ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के लिए, तो N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2 होता है ना।
तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, N1I1 और N2I2 की जगह या तो 2N1I1 लिख सकते हैं या 2N2I2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, N2I2 की जगह N1I1 लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2N1I1। ऐसा करने से क्या होगा, I1 कट जाएगा तो टर्न्स रेशियो की मदद से आ जाएगा। नहीं भी लिखोगे, उल्टा भी लिखोगे तो भी सेम ही चीज आएगी, ठीक है। बस वो टर्न रेशियो की जो करंट की रेशियो की वजह से आपको टर्न रेशियो निकालना पड़ेगा। अब आप देखो ये N2 अपॉन में N1 है, यानी ओके। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या बच गया, N2 अपॉन में N1। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ ले। टाइम्स GTW, तो G ऑटो क्या हो गया, ये हो गया 1 - 1 अपॉन में A ऑटो GTW, ठीक। तो ये भी हो गया हमारे पास, आप देख सकते हैं। अब ये जो फैक्टर है ना, ये हमेशा ये जो ब्रैकेट है, आप अगर थोड़ा सा कर लगाओगे तो आप ये चीज देख सकते हो कि ये ब्रैकेट की वैल्यू जो होगी ये हमेशा क्या होगी, <<1 होगी, क्योंकि ये जो भी है पॉजिटिव रहेगा और <1 है। अगर ये <1 है और पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हमेशा <1 होगी और ये 1 माइनस करके आएगी। सपोज करो 0.5 आ रही है, 0.6 आ रही है, 0.8 आ रही है, 0.9 आ रही है, 0.99 आ रही है, तब भी ये 2 वाइंडिंग के जैसे 0.9 आई सपोज करो ये वैल्यू, तो ये 2 वाइंडिंग का कितना हो गया, 90% हो गया। तो कितना वेट चाहिए कॉपर का आपको लगाने के लिए वाइंडिंग में, 90%, मतलब 10% की सेविंग होगी। तो अगर आप सोचो इसको, अगर हमने 2 से थोड़ा कम रखा, हमने इसको 1 से ज्यादा 2 से कम रखा, तो मान लो 2 रखा हमने इसको, तो ये क्या होगा 0.5 हो गया, तो ये कितना हो गया 50%, ठीक है। तो 50% कॉपर यूज करके आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और 50% यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको तो कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हो ऑटो ट्रांसफार्मर को, लेकिन केवीए रेटिंग्स भी देखो आप, केवीए रेटिंग भी क्या आपने क्या कर दिया, डबल। मतलब आधा कॉपर यूज करके केवीए रेटिंग डबल कर दी, वोल्टेज लेवल भी आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सेम वाइंडिंग से कंपेयर किया जाए तो कौन सा ट्रांसफार्मर ज्यादा बेहतर रहेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर हमें और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं चाहिए तो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन अगर हमें नहीं चाहिए तो, और वोल्टेज रेशियो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज रेशियो मान लो, जैसे अगर हम तो पावर ट्रांसफार्मर जब हम यूज करते हैं ना, तो मान लो ये एक साइड है 1 kV और दूसरी साइड है आपका 13.2 kV, ठीक है, या 1 kV है या 0.66 kV है, 0.66 kV है। तो इतना ज्यादा जब आप देखोगे ना, तो टर्न रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ऊपर से आपको आइसोलेशन भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी चीजों को शो कर सकते हैं। अब ये सब की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। आपके जो रेजिस्टेंसेस होंगे ना, वो पहले वो क्या था आपका, जैसे R2 डैश आप निकालते थे तो वो टर्न रेशियो का स्क्वायर टाइम्स R2 हुआ करता था ना। अब ये -1 हो गया, मतलब जब आप रेफर करोगे ना इसको प्राइमरी साइड R2 को, तो आपको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। कम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई, जो हमने वाइंडिंग मानी है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R2, जब आप उसको रेफर करोगे ना, तो वैसे 2 वाइंडिंग में तो N1 अपॉन में N2 R2 होता था इसका स्क्वायर, लेकिन जब हम इसे ऑटो ट्रांसफार्मर में वेरी करेंगे तो मतलब रेफर करेंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है, ओवरऑल। तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो घट गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट गया, ऐसे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस का भी बिल्कुल सेम फार्मूला आएगा। तो हमारी रिएक्टेंस जो होती है और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे घट जाते हैं ट्रांसफार्मर के। तो लॉसेस भी घट गए हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई है इसका मतलब, और कॉपर भी कम यूज करना पड़ रहा है, केवीए आपका आउटपुट बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास इसके एडवांटेजेस है, लेकिन एडवांटेज मिलेगी कब, जब आप टर्न रेशियो को 2 से कम रखोगे, 1 और 2 के बीच में रखोगे। मतलब ऐसा नहीं है 3 भी रखोगे तो भी काम तो हो ही रहा है ना, देखो
पर देखो 3 भी रखोगे तो काम हो रहा है ना यहाँ पे। 1/3 कर दिया तो 0.33 हो गया, 0.66 हो गया, लेकिन जितना ये बढ़ता चला जाएगा ना, जितना ये टर्न रेशियो बढ़ता चला जाएगा रिक्वायरमेंट, फिर वहां पे जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर से जो हमें एडवांटेज मिलती है वो कम होती चली जाएगी। दिस इज द एसेंस।